हे गाइस, वेलकम बैक टू क्लासेस। दिस साइड आपका दोस्त ये दिव्यांशु बांजल। तो मेरे भाई लोग, हम लोग इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा मॉड्यूल नंबर 2 रिवाइज करने वाले हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन को छोड़ के। बाकी जो भी हमारा कंटेंट है, जितने भी स्टार क्वेश्चंस मैंने मार्क कराए थे कि भाई अपने को ये क्वेश्चंस याद करने हैं, उन सब का फुल फ्लैज मॉड्यूल नंबर 2 का रिवीजन मैं यहाँ पे आज कराने वाला हूँ, है ना। मैं समझाऊंगा नहीं, सिर्फ अपन चीज़ों को रिवाइज करेंगे। की पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं आपको, और अंदर का एक एक लाइन जो जो याद करना है, जो जो लिखना है, वो सब चीज़ें अपन पढ़ते हुए चलेंगे। तुमको अगर जैसे तुम रिवाइज करते हो और तुमको याद नहीं हो रहा है, तो बार बार ये वीडियो प्ले कर देना, है ना। और तुम्हारे कान में हेडफोन लगा के सुनते रहना, तो चीजें याद होना स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। चलो, कोई दिक्कत हो तुम मेरे को बताना, है ना। मॉड्यूल नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ, चैप्टर नंबर 1 से। जो जो पढ़ाता है स्टार क्वेश्चन सारे कराने वाला हूँ, ठीक है। पहला स्टार क्वेश्चन क्या था भाई? पहला स्टार क्वेश्चन ये था भाई, व्हाट आर द की एलिमेंट और फैक्टर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम। एंटरप्रेन्योर के इकोसिस्टम है, उसके क्या क्या की एलिमेंट्स होने वाले। कीवर्ड मैंने लिखा हुआ था भाई, पहला नेटवर्क। पहली चीज अपने को क्या चाहिए? नेटवर्क चाहिए। किसी बंदे से, बड़े व्यक्ति से जुड़ो, नेटवर्क मिलेगा। नेटवर्क से क्या मिलेगा भाई? फाइनेंस मिलेगा। फाइनेंस से, फाइनेंस बोले तो पैसा आ गया। पैसा आ गया तो फिर अपन क्या करेंगे? एक कोई लीडर अपॉइंट करेंगे, कोई बंदा अपॉइंट करेंगे। अपन लीडर नहीं है, ये क्या है भाई? कीवर्ड तुमको बता रहा हूँ, है ना। फिर अपन मेन कंटेंट पे आएंगे, ओके। तो लीडरशिप। लीडरशिप के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए भैया? वो टैलेंटेड होगा, प्लस उसके अंदर नॉलेज होगा, ओके। और वो फिर क्या करेगा? सपोर्ट करेगा चीजों में, ठीक है। सपोर्ट करेगा, क्या करेगा? सपोर्ट करने के बाद क्या करेगा? अपन इंस्टीट्यूशन के अंदर अपन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह लगाएगा, फर्नीचर वगैरह लगाएगा, ठीक है। उसके बाद लोग बाग आएंगे हमारी इंस्टीट्यूशन में, हमारे शॉप में, तो वो क्या होगा? डिमांड क्रिएट होगा। तो ये हमारा मैंने निमोनिक है, सॉरी, ये हमारा निमोनिक था, ठीक है। तो याद कैसे करना है? सबसे पहला है नेटवर्क, दूसरा लीडरशिप, तीसरा फाइनेंस टैलेंट, फिर है नॉलेज, फिर हमारा सपोर्ट सर्विसेज, फिर है फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, और ये कल्चर मैंने कटवा दिया था, ठीक है। 9 पॉइंट भी याद रखोगे तो चलेगा, ओके, ठीक है। फिर है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिमांड, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेटवर्क, फाइनेंस, लीडरशिप, टैलेंट, नॉलेज, सपोर्ट, इंस्टीट्यूशन, डिमांड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। इस तरीके से याद करना है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आओ। आइसन वर्क का क्या था भाई? एक मॉडल, आइसन वर्क का एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक इकोसिस्टम था। आइसन वर्क ने एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका एक इकोसिस्टम बताया हुआ है। तो उसमें अपने को 6 पॉइंट दे रखे थे। तो कौन कौन से पहले मेजर पॉइंट याद रखना था? पहली चीज है पॉलिसी याद करो। पॉलिसी, फिर फाइनेंस, पीएफ, पॉलिसी, फिर दूसरा फाइनेंस, फिर तीसरा भाई कल्चर, चौथा है सपोर्ट, पांचवा मार्केट, सिक्स भाई हमारा ह्यूमन, ओके। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आई थिंक तुमको दिख नहीं रहा है। आ जाओ, अब दिखेगा। चलो, आ जाओ, ठीक है। 6 पॉइंट थे आइसनबर्ग के एंटरप्रेन्योरशिप के इकोसिस्टम के। आइसनबर्ग याद रखो। आइसनबर्ग का क्या था? एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम दिया था आइसनबर्ग मॉडल ने। आइसनबर्ग ने किया हुआ था इकोसिस्टम, किसका? एंटरप्रेन्योरशिप का। क्या था? 6 पॉइंट थे। सबसे पहले चीज पीएफ बोले तो पॉलिसी। दूसरा फाइनेंस, तीसरा है भाई कल्चर, चौथा सपोर्ट, पांचवा मार्केट, सिक्स हमारा ह्यूमन, ठीक है। 6 चीज थी। अब इसके अंदर जाना है। इसके अंदर क्या जाना भाई? पॉलिसी कवर करता है कौन सी पॉलिसीज? गवर्नमेंट के रेगुलेशंस और गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना चाहिए, ये याद करना है, ओके। फाइनेंस के बाद मैंने कटवाया था चीजें। फाइनेंस इंक्लूड करता है फाइनेंशियल सर्विसेज, नहीं फाइनेंस, उसके बाद तुमको डैश करके लिखना है फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल टू एंटरप्रेन्योर्स। फाइनेंस बोले तो पैसा कहाँ से आएगा। फिर उसके बाद हम लोग, सॉरी, ज्यादा आगे आ गया मैं, 1 मिनट, जस्ट 1 सेकेंड, बहुत ज्यादा आगे आ गया मैं। 1 सेकेंड, जस्ट वेट। चलो, ठीक है। यहाँ पे था सेकंड नंबर का मेरा क्या था? फाइनेंस में क्या था भाई? फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल टू एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के पास क्या क्या फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल है। फिर है कल्चर कवर्स करता है हमारा सोसाइटी नॉर्म्स एंड सक्सेस स्टोरीज, ठीक है, इतना लिखना है। फिर सपोर्ट चाहिए अपने को। सपोर्ट इंक्लूड करता है नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट। अभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट क्यों नहीं लिखा बेटा मेरे भाई? यहाँ पे लिख दिया मेरे दोस्त, गवर्नमेंट का रेगुलेशन और गवर्नमेंट का सपोर्ट, ठीक है। अब बाकी जो लोग हैं उनका सपोर्ट अपने को नीचे चाहिए। कहाँ चाहिए? नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट चाहिए, प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, एक्सपर्ट्स का सपोर्ट चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनका सपोर्ट चाहिए पड़ेगा, ओके। फिर मार्केट कवर करता है एंटरप्रेन्योर नेटवर्क एंड कस्टमर्स। मार्केट बोले तो क्या? एंटरप्रेन्योर को भाई नेटवर्क चाहिए, लोगों से कनेक्ट करना है, कस्टमर चाहिए। क्या होगा भाई? कस्टमर आएगा जब भी तो आगे बढ़ पाएंगे अपन। उसके बाद है लास्ट ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड करता है भाई एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, और स्किल्ड हमारे पास वर्कफोर्स होना चाहिए। हमारा एम्प्लॉय कौन होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, जिससे क्या होगा भाई? हम आराम से उससे काम निकलवा सकते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट? 11th 12th क्लास में आता था, बच्चों वाला क्वेश्चन है। बिजनेस इन्वायरमेंट का
कंपोनेंट बताना है, बिजनेस इन्वायरमेंट का अपने को क्या बताना है, कंपोनेंट बताना है। ओके, तो क्या क्या कंपोनेंट है, तो सबसे पहली चीज़ है, दो कंपोनेंट होगा, एक होगा इंटरनल इन्वायरमेंट, दूसरा होगा मेरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर मेरे को क्या लिखना होगा मेरे दोस्त, पहली चीज़ है, these are those factors और conditions that exist within the organization and affect its performance। पहली लाइन लिखना होगा, क्या इंटरनल इन्वायरमेंट वो चीज़ होती है जो कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। ठीक है, वो कंट्रोलेबल होती है, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो पहली चीज एग्जिस्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दूसरी चीज है कंट्रोलेबल इन नेचर, हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी चीज में एग्जांपल है कि भाई क्या क्या होंगी वो चीज, इट कंसिस्ट ऑफ वैल्यू सिस्टम, मिशन, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कॉर्पोरेट कल्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की अंदर की चीज है, मेरा मिशन क्या होगा, मेरा विजन क्या होगा, मेरा मोटिवेशन कैसा होगा, मेरे ह्यूमंस मतलब ह्यूमन बीइंग बोले तो मेरा वर्क फोर्स किस तरीके से काम करेगा, कितना स्किल्ड होगा, उसके अंदर कितना मोटिवेशन होगा, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर की हैं, मतलब अंदर बोले तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की हैं, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके भाई, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। फिर आएगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर दो पार्ट है, पहले तो ये ऊपर की फालतू की लाइनें लिख देना कि दीज आर दोज फैक्टर्स और कंडीशन दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब होगा बाहर की चीज़ है, लाइक जैसे कि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस आ गया, मार्केट में क्या आ गया, सुनामी आ गया, बाढ़ आ गया, तो मेरा मतलब पूरा मेरा पूरा सेटअप था, मेरा शॉप था, सब कुछ बह गया, या फिर मेरे एरिया में 10 दिन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये बाहर की चीज़ है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना। और नोटबंदी हो जाना, ठीक है, ये क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो दीज आर दोज फैक्टर्स और कंडीशंस जो एग्जिस्ट करती है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एंड सेकंड थिंग, अनकंट्रोलेबल है, क्या है भाई, ये अनकंट्रोलेबल है। तो तुम्हारे पास दो एमसीक्यू है, क्या है भाई, पहला एमसीक्यू क्या आ सकता है भाई, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में से बताओ कौन सा कंट्रोलेबल है, कौन सा कंट्रोलेबल नहीं है। ठीक है, तो इंटरनल वाला तुम्हारा कंट्रोलेबल होगा, एक्सटर्नल वाला तुम्हारा कंट्रोलेबल नहीं होगा। ओके मेरे मालिक, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज है, अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दो पार्ट है, क्या है भाई, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दो पार्ट है। तो पहला है भाई माइक्रो इन्वायरमेंट, दूसरा है मैक्रो इन्वायरमेंट। अब दूसरा एमसीक्यू क्या आ सकता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो माइक्रो और मैक्रो है, इन दोनों में से कौन सा कंट्रोलेबल है और कौन सा अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, तो माइक्रो वाला कंट्रोलेबल है, मैक्रो इन्वायरमेंट अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, ओके, दो एमसीक्यू मेरे तैयार हो चुके हैं। चलो अब इसके अंदर क्या लिखना है भाई, वह मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पहला लाइन तो वही लिखना है कि जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेकंड थिंग, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला पार्ट है माइक्रो इन्वायरमेंट, दूसरा है मैक्रो इन्वायरमेंट। तो माइक्रो और मैक्रो को एक एक लाइन इसके अंदर लिखना होगा। तो क्या होता है वो चीज लिखो, फैक्टर्स विच हैव डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन बिजनेस। देखो येलो येलो कलर का अपने को लिखना है, जो जो मैंने येलो कराया हुआ है वो एग्जाम में अपने को लिखने का मैटर है। ओके, तो फैक्टर्स विच डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे बिजनेसेस को, एग्जाम्पल, उसके नीचे लिखा है एग्जाम्पल, सप्लायर, कस्टमर, ओके, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स, ओके, पब्लिक एक्सेट्रा। माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब वो चीज जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा हमारे हमारे बिजनेस के ऊपर, लाइक कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, कस्टमर आना बंद हो गया, मेरा बिजनेस ठप पड़ जाएगा, सप्लायर ने माल देना बंद कर दिया तो मैं कहाँ से चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये तो मेरा माइक्रो, इसको क्या होता है हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये कंट्रोलेबल है। कैसे कंट्रोलेबल, भाई कस्टमर को मनाओ, झगड़ा हो गया उससे बातचीत करो, सप्लायर से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, कुछ हो गया तो मनाओ, बातचीत करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, इस तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब दूसरा है मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट का मतलब फैक्टर्स विच आर जनरल टू ऑल बिजनेसेस एंड आर अनकंट्रोलेबल, जो कि जर्नल है, सुनामी आई तो पूरे मार्केट में सुनामी आई, मतलब पूरा मार्केट ही बह गया, है ना। गवर्नमेंट ने नोटबंदी की, क्या बोला, गवर्नमेंट ने डिमोनिटाइजेशन किया तो पूरा मार्केट में हुआ ना, मेरे साथ थोड़ी ना, तो इसको अनकंट्रोलेबल है और विच आर जनरल टू ऑल बिजनेस ये लिखना है। एग्जाम्पल में लिख देना क्या भाई, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गया, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट हो गया, नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया। अब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट ये सब चीज़ें थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि अभी क्या आया था भाई, एंड्रॉइड का ज़माना, पहले क्या है डब्बे वाले फ़ोन चलते थे, 16 चलता था, ठीक है, तो बिना एंड्रॉइड वाले फ़ोन थे, फिर एकदम से मार्केट में एंड्रॉइड वाले फ़ोन आए, तो जो बिना एंड्रॉइड वाले फ़ोन थे, डब्बे वाले फ़ोन थे, बंद हो गए। तो ये क्या पूरे मार्केट में तहलका मचा दिया, छोटे छोटे फ़ोनों ने, है ना, वो बंद हो गए। तो ठीक है, फिर क्या भाई, पहले रेडियो चलता था, ध्यान होगा तुमको, पहले डब्बे वाले रेडियो चलते थे, वो बंद हो चुके, अब हमारे फ़ोन में ही सब कुछ आ चुका है ना। तो वो पूरा मार्केट पूरा खत्म हो चुका है।
कैमरे आते थे पहले रील वाले, खिंचे खिंचे बड़े वाले आते थे, वो बंद हो चुके। फिर डिजिटल कैमरे आए, तो वो पूरे मार्केट को ही बैंड बजा के गया। तो वो था हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो कि पूरे मार्केट की बैंड बजा के जाता है और वह अनकंट्रोलेबल होता है। ठीक है, बस अपन अब आगे बढ़ते हैं। वॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मैक्रो लेवल फैक्टर्स इन मैक्रो एनवायरनमेंट इन इंडिया। मेरी बात सुनना मेरे दोस्त, अब मैक्रो एनवायरनमेंट के बाद मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर दो क्वेश्चन है। पहला ये नीचे वाला क्वेश्चन और एक और आएगा इसके नीचे मैक्रो एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो पहला क्या क्वेश्चन है, मैक्रो लेवल के फैक्टर्स बताओ इन मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। जो मैक्रो एनवायरनमेंट है हमारा, जो मैक्रो एनवायरनमेंट अनकंट्रोलेबल है, उसके अंदर के बड़े बड़े मेजर मेजर फैक्टर्स बता दो। कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करेंगे हमारे बिजनेस को। ठीक है, तो पहली चीज क्या थी भाई, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। पहली चीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा दूसरा है भाई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तीसरा है इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, सॉरी इकोनॉमिक पॉलिसीज। फिर चौथा भाई इकोनॉमिक प्लानिंग। पांचवा है इकोनॉमिक इंडाइसेस। ठीक है, सिक्स वाला पॉइंट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स। ठीक है, 6 पॉइंट थे मैक्रो लेवल के फैक्टर्स जो कि मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं। तो हमने कीवर्ड क्या बनाया था, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक सॉरी सॉरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक इंडाइसेस एंड इकोनॉमिक फैक्टर। ये 6 कीवर्ड थे। है ना, 6 हमारे कीवर्ड थे। चलो आ जाओ, 6 कीवर्ड में से पहला क्या था, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये पूरा लाइन लिखना है, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, फिर दूसरा है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया इज एन मिक्स इकोनॉमी। इंडिया का है मिक्स इकोनॉमी, इंडिया क्या है मिक्स इकोनॉमी है। ओके, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। फिर तीसरा क्या है भाई, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है। ओके, फिर चौथी भाई इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग गवर्नमेंट करती है, इकोनॉमिक प्लानिंग जैसे 5 ईयर के प्लान लेके आती है, एनुअल बजट्स लेके आती है। ठीक है, एंड सो ऑन, इतना पूरा लिखना है। फिर है इकोनॉमिक इंडाइसिस। इकोनॉमिक इंडाइसिस का मतलब होता है जिसके बेसिस पर हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को जानते हैं। लाइक भाई नेशनल इनकम हो गया, तुमने सुना था, सोशल साइंस में पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा, है ना, 12th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, कहीं तो पढ़ा होगा, रेड ओकलो। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रेट एंड ग्रोथ, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, पर कैपिटा इनकम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये क्या है इंडाइसेस है। ओके, फिर लास्ट भैया इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर बोले तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर बोले तो क्या भाई, बैंक वगैरह अगर हमारे इंडिया में डेवलप्ड नहीं होते तो फोन पे, गूगल पे, ये सब चीज़ नहीं चल पाती, हमारे फटाफट फटाफट ट्रांजेक्शन्स नहीं हो पाते, है ना। तो ये चीज़ बहुत मेजर चीज़ है। अब मैक्रो इन्वायरमेंट क्या बोला है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखो देखो देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था ना मैक्रो एनवायरनमेंट में, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब नीचे दूसरा क्वेश्चन है मैक्रो एनवायरनमेंट से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन है, कौन कौन से, व्हाट आर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। मैक्रो इकोनॉमिक जो कंडीशन है, मैक्रो मतलब तो बड़ी चीज, बाहर की चीज, अनकंट्रोलेबल जो चीजें हैं, उसका क्या इन्फ्लुएंस है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो पहली चीज है भाई फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है, अब मैं डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूँ, है ना, अपन ने सारी चीज़ें लेक्चर्स में प्रोवाइड की हुई है ना। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना अपने को, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट, इसके अंदर एक एक लाइन तुमको लिखना है जो मैंने तुमको क्लास में पढ़ाई हुई है। पहला पॉइंट क्या भाई, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, फिर दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट, फिर तीसरा वाला छोड़ा हुआ है, चौथा बोला है भाई इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, अपने को परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, फिर भाई गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, फिर है मीटिंग कॉम्पिटिशन, इमेज बिल्डिंग, कंटिन्यूस लर्निंग। 8 पॉइंट थे, हमारा चैप्टर डन हो चुका है। क्या बोला, 8 पॉइंट थे, हमारा चैप्टर डन हो चुका है। कौन कौन सी इन्फ्लुएंसेस है मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, क्वेश्चंस को भी याद रखना मेरे दोस्त, क्वेश्चन को याद रखना मेरे दोस्त। कौन कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करती मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कौन कौन सी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस इन्फ्लुएंस करती हैं, इम्पैक्ट पड़ता है, क्या क्या इम्पैक्ट दिखता है। तो पहला क्या था भाई, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। अगर मार्केट में जैसे कि पेपर 20 से कोई लेके नहीं आया, तो मैं मार्केट में लेके आया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मुझे एडवांटेज मिलेगा, है ना। दूसरा भाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट, मार्केट में थ्रेट को ढूंढो, जैसे कि भाई ओप्पो, वीवो हुआ, एमआई हुआ, या फिर मैं वन प्लस हुआ, इन्होंने थ्रेड्स को ढूंढा कि भाई हमारा सैमसंग हो गया, सैमसंग हुआ, हमारा आईफोन हुआ, आईफोन बोले तो एप्पल, ये क्या है बड़े बड़े रेंज में बोले तो प्रीमियम फोन्स लॉन्च कर रहे थे मार्केट में, है ना, महंगे महंगे 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। तो ओप्पो, वीवो आया, एमआई आया, 10,000, 15,000, मतलब बोले तो मिडिल क्लास फैमिली में इन्होंने क्या
फ़ोन लॉन्च कर दिए। अपर क्लास के लिए कौन देख रहा था भाई? सैमसंग देख रहा था, ठीक है। और कौन देख रहा था? आईफ़ोन देख रहा था, बोले तो एप्पल देख रहा था। तो क्या हुआ, ओप्पो, वीवो आया 10-10 हज़ार में अच्छे-अच्छे क्वालिटी में फ़ोन्स निकाल दिए। वो कैमरा वगैरह वो सब चीज़ें फ़िल्टर-विल्टर लगाने वाली चीज़ें निकाल के दे दिया। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स देखा जिससे इनको हेल्प मिला मार्केट में सस्टेन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। फिर हमारा चौथा पॉइंट क्या भाई? इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। भाई अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाते चले जाओ जिससे कि तुमको टेक्नोलॉजिकली या फिर कंपटीशन में आगे तुम कॉम्पीट कर सको। ओके। फिर है भाई गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए तुमको डायरेक्शंस मिलनी चाहिए। उसके बाद है मीटिंग कंपटीशन। कंपटीशन में कॉम्पीट करो, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटजीज को समझो, है ना। ओके। फिर है भाई इमेज बिल्डिंग, अपनी इमेज बनाओ मार्केट में। फिर भाई कंटिन्यूस लर्निंग, अपने को कंटिन्यूस लर्निंग करते रहना है। ये क्या थे भाई? हमारे 8 ऐसे पॉइंट थे जिसमें से 7 अपने को याद कर लो, बहुत है, एक आध छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 7 ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस थी। मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन मतलब बड़ी-बड़ी मेजर कंडीशंस थी जो कि हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को इम्पैक्ट पड़ती हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये रीड ओनली फॉर एमसीक्यू लिखा है, बट ये स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ये वाला पढ़ लेना। ये 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, ये क्या है भाई? गवर्नमेंट ने इंडियन स्टार्टअप को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए क्या किया भाई? एक स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव करके एक स्कीम लॉन्च की जिसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हुई हैं भैया। क्या है भाई वो चीज़? पहली चीज़ पढ़ो कि भाई 16 जनवरी 2016 को ये क्या हुआ, लॉन्च हुआ। उसके बाद है इसमें क्या एनकरेज कर रहे हैं, स्टार्टअप के कल्चर को बिल्ड कर रहे हैं, इकोसिस्टम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन अ कंट्री। भैया एंटरप्रेन्योर बनो, स्टार्टअप चालू करो, नई चीज़, वो सब चीज़ों के लिए एनकरेज कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ मैनेज्ड बाय दी स्टार्टअप इंडिया टीम। हाँ, ये एमसीक्यू के लिए जरूर रखना कि कौन मैनेज कर रहा है। स्टार्टअप इंडिया टीम मैनेज कर रही है किसके अंडर में? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ये एमसीक्यू के लिए जरूर रख लेना, ठीक है। इसके अंदर 19 पॉइंट्स पर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है जिससे हमारे स्टार्टअप्स आगे बढ़ सके। जैसे कि स्किल्स हो गए, ठीक है, स्किल सेट सिखाओ इनको, है ना। और फंडिंग दिलाओ, कहाँ से अपने को फंडिंग मिलनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। तो इनका जो एक्शन प्लान्स था 3 पिलर पर बेस्ड है। ये जो 19 एक्शन जो प्लान्स थे, स्टार्टअप इंडिया का जो एक्शन प्लान है हमारे नरेंद्र मोदी जी का, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वो सब जो प्लान है स्टार्टअप इंडिया से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो ये जो हमारा एक्शन प्लान है वो किससे रिलेटेड है? पहली चीज़ है हैंड होल्डिंग। गवर्नमेंट चाहती है छोटे छोटे नए जो स्टार्टअप्स हैं उनसे हैंड होल्ड करके चलना, मतलब उनको पूरा का पूरा सपोर्ट देना, फाइनेंशियली, नॉन फाइनेंशियली, स्किल बेस्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है प्रोवाइडिंग फंडिंग सपोर्ट। फंड भी प्रोवाइड करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जैसे ठेला वाला हो गया, जो स्ट्रीट पर शॉप वगैरह चलाते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं, उनको क्या किया पता? 50,000 रुपीज़ तक का एक लोन प्रोवाइड किया गया है। बहुत सारे बैंक्स में स्कीम अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि भाई 50,000 रुपये तक का जो लोन है ना, तुम सिर्फ आधार कार्ड दिखाओ और ले जाओ, सिर्फ आधार कार्ड दिखाओ और ले जाओ, कुछ नहीं पूछेंगे तुमसे, है ना। ये 50,000 रुपये तक का है। इस स्कीम में क्या था मैं बताता हूँ। पहले 10,000 का लोन देंगे, उसको तुम पे करो, फिर वो 20,000 का देंगे, फिर उसको तुम पे करो, फिर वो 50,000 तक का दे देंगे, उसको तुम पे करो तो करो, नहीं तो लेके चले जाओ, कोई कोई दिक्कत नहीं। बस आधार कार्ड दिखाना रहता है अपने को, बस अपनी सिविल स्कोर गिर जाएगा अगर तुम लेके चले गए, वापस नहीं करते हो तो 50,000 रुपये तक का लोन क्या है स्ट्रीट वेंडर्स को गवर्नमेंट है वहीं आधार कार्ड दिखाओ ले जाओ, ये स्कीम में दे रही है। तो बहुत सारे इसके प्लान है ना। सब्सिडीज दे रही है गवर्नमेंट। एमएसएमई एक कौन सी उद्यम रजिस्ट्रेशन का कुछ था, अभी सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। बहुत सारे बैंक्स में जाओगे तो पता पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि भाई तुम क्या करो, एमएसएमई या फिर बोल सकता हूँ उद्यम रजिस्ट्रेशन, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज करके ये तुम एमएसएमई सर्च करना, वेबसाइट मिलेगी, ठीक है। इनका प्रोग्राम है, वहाँ पे क्या करो, अपने आप को रजिस्टर करो। वहाँ पे क्या है 10 लाख रुपए तक का स्टार्टअप लोन दे रही है, 5, 7, 8, 7% का इंटरेस्ट रेट लगती है। तो ऐसे बहुत सारे प्लान्स हैं, है ना। वुमेन्स के लिए बहुत सारे प्लान्स अवेलेबल है, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग फंडिंग सपोर्ट, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट दे रही है। फिर तीसरी चीज़ है भाई इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन वगैरह, ये सब चीज़ क्या होता है कि ये जो कंपनीज होती है इंक्यूबेशन वाला वगैरह मतलब फंड प्रोवाइड करती है, तो इनसे कोलैब करके स्टार्टअप वगैरह जो नई नई कंपनीज है, नया नया जो स्टार्टअप है के लिए क्या कर रहे हैं भाई, गवर्नमेंट फंड वगैरह प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ऐसे एक ये तुमको याद रखना है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का, ओके। फिर दूसरा दूसरा ये देखो बहुत सारी स्कीम्स है, बस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसमें है शायद वो 10 लाख रुपीज, हाँ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना करके 10 लाख रुपए तक तुमको लोन मिलेगा। जो मैं अभी बता रहा था वो स्कीम ये दे रखी हुई है, ठीक है। ये सब चीज़ अब तुमको रीड करना है, ठीक है, ओके 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 ओके। उसके बाद आते अपन चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 पे क्या था भाई? हाँ,
हाउ मनी टाइप्स ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया, ये पूरा क्या है भाई, लॉ का पार्ट है, LAW लॉ का पार्ट है। तुमको लॉ वाले टीचर मैम जो भी हैं उन्होंने तुमको पढ़ाया होगा। क्या पढ़ाया होगा भाई, कंपनीज कितनी तरीके की होती हैं, कंपनीज के अंदर क्या होता है। देखो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी। अब ये ऊपर ऊपर से ले रहा हूँ क्योंकि लॉ का पार्ट है ना। क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। हालांकि इसमें से आने का बहुत कम चांसेस है, इस चैप्टर में से आने का बहुत कम चांस है, क्योंकि भाई ये ना लॉ वाला पोर्शन है और सड़ी सड़ी चीजें हैं जो तुम इंटर में पढ़ के आए होगे, है ना। भाई एक पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7% चाहिए, ठीक है। प्राइवेट कंपनी उसमें मिनिमम 2% चाहिए, 1% कंपनी उसमें मिनिमम एक बंदा चाहिए, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, कंपनी को क्लासीफाई कर दिया। स्टैट्यूटरी कंपनीज होती है, स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब तुम्हारी इंस्टीट्यूट, ICMAI, ICAI, ICSAI, वो ICSI, कंपनी सेक्रेटरी। तो ये क्या है, तुम्हारी जो इंस्टीट्यूट ICWAI, ठीक है, ICAI CA इंस्टीट्यूट, ठीक है, CM इंस्टीट्यूट, या फिर ICSI CS इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, RBI हो गया। ये क्या है भाई, ये स्टैट्यूटरी कंपनीज है भाई। क्या है, स्टैट्यूटरी कंपनीज हैं, ठीक है। एक सेकेंड, चलो ये क्या है भाई, स्टैट्यूटरी कंपनीज है, इनको बोलेंगे स्टैट्यूटरी कंपनीज है। जो कंपनीज कंपनीज एक्ट 2013 को छोड़ के स्टैट्यूटरी बोले तो पार्लियामेंट में बनी हुई है। तुम्हारा जो एक्ट है ICWAI का, ICAI का, CM इंस्टीट्यूट जो है, RBI एक्ट है, ये स्पेशल एक्ट, पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हो उसके बाद ये बनी, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, स्टैट्यूटरी कंपनीज, ओके। ठीक है, उसके बाद है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी मतलब कंपनी सब 2013 या उससे पहले कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड है 1956 वाले एक्ट में, तो उसको अपन रजिस्टर्ड कंपनी बोलेंगे, ओके। फिर लाइबिलिटी के बेसिस पर कंपनी होती है, कौन सी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, मेंबर्स आर लाइबल फॉर द डेट एंड लॉसेस फॉर द कंपनी। कुछ लॉस वगैरह होगा तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है भाई। कुछ कंपनी जब बंद हो रही है और उस टाइम पे कुछ अमाउंट रह गया, मतलब लोन वगैरह चल रहा है, तो जो मेंबर्स हैं कंपनी में उनको पे करना पड़ेगा जितना भी रहेगा, ठीक है। फिर है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है कि मान के चलो मैंने गारंटी दे दी कि भाई कल के दिन कंपनी डूबती है तो 50,000 रुपीज तक की गारंटी मैं दे रहा हूँ, कंपनी डूबेगी तो 50,000 रुपये मैं कंपनी को दूंगा। तो वही चीज़ है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब मैंने गारंटी दी है कि भाई कंपनी जब बंद होगी, डूबेगी और लॉस में होगी तो उस टाइम पे मैं इतना अमाउंट तक दूंगा, ओके। फिर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब तुमने कंपनी के 10 शेयर्स खरीदे हुए हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, दैट मीन्स 1000 रुपए। तुम्हारी लाइबिलिटी 1000 रुपए की है, मतलब तुमने अगर 10 शेयर खरीदे हैं तो 10 शेयर है, 100 रुपए एक शेयर का, तो हाँ 1000 रुपये बनेगा। तो 1000 रुपये तक तुमको पे करना है कंपनी को, मतलब तुमने जितने शेयर्स लिए हैं उतनी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ओके। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, मेंबर के बेसिस पे 1% कंपनी, तुमको पता है प्राइवेट कंपनी हो गया, फिर हो गया हमारी पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या है भाई, ओनरशिप प्राइवेट होती है, वो इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकता, पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 होंगे, तो कितने 200। फिर है भाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या भाई, जो जो कंपनी पब्लिक से पैसा लेगी, पब्लिक से कैसे पैसा लेंगे अपन, NSE BSE स्टॉक एक्सचेंज पे जाके हम लोग क्या करेंगे भाई, अपने आप को क्या करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे, फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे, IPO लेके आएंगे, फिर हम शेयर्स मार्केट में ट्रेड करेंगे, दैट मीन्स पब्लिक से हम पैसा उठा रहे हैं। या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स होता है, पब्लिक से डायरेक्टली हम डिपॉजिट लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई, पब्लिक कंपनी। एक एक ये अंदर की लाइन पढ़ लेना, बहुत आसान है मेरे दोस्त। इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, 3 डायरेक्टर्स चाहिए, ठीक है। शेयर्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ओके। फिर आएगा अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनी। अदर फॉर्म में NPOs हो गया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन डोकलो ने, तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने ये लिख दिया इसके अंदर, NPO के अंदर क्या लिख के रखा कि अगर तुम्हारा प्राइवेट कंपनी है, मतलब मैंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया खुद की प्राइवेट कंपनी, तो उसमें तुमको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखना है। अगर उसमें पब्लिक का पैसा लगा है, अगर वह पब्लिक की NPO है, पब्लिक का पैसा लगा है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके पीछे वर्ड लिखना है लिमिटेड। इसके आगे इन्होंने कुछ भी नहीं समझाया, तो मैंने भी वही चीज़ चेप दी, लेकिन मैंने दे दिया, बता दिया कि ये होता क्या है, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब पैसे के लिए काम नहीं करती, सेवा के लिए काम करती, दैट्स इट, ओके। ठीक है, चलो आगे बढ़े, जी बिल्कुल भाई आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो फिर हमारी गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है, 51% या उससे ज्यादा पैसा किसका लगा है किसी भी कंपनी में, किसका किसका किसका, स्टेट गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर दोनों गवर्नमेंट मिल के 51% पैसा या फिर उससे ज्यादा पैसा लगा है, तो उसको अपन गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। फिर आती है मेरी फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या, कोई भी कंपनी इंडिया के बाहर कोई भी एक्ट में रजिस्टर्ड है, उससे उसको क्या हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। होगा क्या, कोई बाहर की कंपनी है, इंडिया के अंदर आई है, वो काम कर रही है, क्या कर रही है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है और
कंडक्ट करती बिजनेस एक्टिविटी। प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब हो सकता है कि भाई की शॉप है, उसका दुकान है, उसका ऑफिस है, कुछ भी इंडिया के अंदर है। अब प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर मैं अगर डेप्थ में ले जाऊँ ना कि मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस को क्या बोला गया कि तुम्हारा वर्चुअल ऑफिस भी है। लेट से भाई इंडिया के अंदर गूगल है, गूगल क्या है सारी ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है और मैं मान के चल रहा हूँ इंडिया में गूगल का एक भी ऑफिस नहीं, बाकी ऑफिस हैं, अपन एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक भी ऑफिस नहीं है इसका, गूगल का। तो वर्चुअल ही अगर वो वर्चुअल भी काम कर रहा है तो अपन प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में मानेंगे। डेफिनेशन वगैरह में दे रखा है, डेप्थ में मैं नहीं लेके जाने वाला हूँ। ओके, प्लेस ऑफ बिजनेस अगर इंडिया में है और बिजनेस की एक्टिविटी इंडिया के अंदर कर रहा है तो उसको अपन फॉरेन कंपनी बोलेंगे। और कंपनी कहाँ की, इंडिया के बाहर की, तो उसको क्या है अपने कंपनी से 2013 के अंदर रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा कि मैं फॉरेन कंपनी हूँ, मैं प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है और मैं बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी तुमको पता है, मैं नहीं बताने वाला हूँ क्या होता है। फिर एसोसिएट कंपनी भी तुमको पता है क्या होता है, मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि तुमने बहुत सारी चीजों में पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब वो कंपनी जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करती है। लेट से मेरे पास 100 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, मैंने एक कंपनी बना दी, मेरा काम क्या है, इन्वेस्टमेंट करना। लेट से भाई किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदना, प्रॉफिट हुआ बेच दिया, फिर खरीदे शेयर्स, प्रॉफिट हुआ बेच दिया, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी। एक्विजिशन ऑफ शेयर, किसी भी कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर खरीदेगी, सिक्योरिटीज खरीदेगी, प्रॉफिट होगा बेच देगी, प्रॉफिट होगा बेच देगी, दैट्स इट। फिर है प्रोड्यूसर कंपनी। इन गधों ने, तुम्हारे इंस्टीट्यूट के कुछ लोगों ने, सॉरी गधा बोला सॉरी, कुछ लोगों ने क्या किया भाई, ये प्रोड्यूसर कंपनी कौन सी कंपनी जिसका ऑब्जेक्टिव लिखा है सेक्शन 581 बी, 581 बी ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, मतलब जो पुराना एक्ट था ना कंपनीज एक्ट 1956 उसका सेक्शन था वो डाल दिया इन्होंने। लेकिन अभी क्या हुआ सेक्शन, मतलब तुम्हारी जो बुक में था वही चीज उठा के डाला, मैंने चेंज नहीं किया। ठीक है, क्या है अभी का सेक्शन है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर 378 ए ऑफ कंपनी एक्ट 2013 बोलता है प्रोड्यूसर कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ओके, तुमको 378 लिखना है, ये 378 ही लिख देना। सेक्शन 378 ऑफ 378 ए ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इसका ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। तो ये अपडेट नहीं रहते यार तुम्हारे इंस्टीट्यूट वाले, पता नहीं क्यों। ठीक है, इस प्रोड्यूसर कंपनी का मतलब क्या होता है कि भाई उनका प्राइमरी काम क्या होता है, एग्रीकल्चर उगाना, चीजों को प्रोड्यूस करना चीजों को। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह करना, उसको बोलते हैं अपन क्या, प्रोड्यूसर कंपनी है। मतलब फार्मर वगैरह है, कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहा है तो अगर उनको कंपनी बनाना है तो वो प्रोड्यूसर कंपनी अपनी बना सकते हैं। ओके, फिर हमारा आता है निधि कंपनी। निधि कंपनी क्या होता है भाई, लोन देती है। निधि कंपनी मतलब 4-5 लोग मिले भाई, वो चाहते हैं निधि कंपनी बनाना, ठीक है बनाया, वो इकट्ठा करते हैं पैसा और एक व्यक्ति को पैसा दे देते हैं कि भाई ये ले, मतलब आपस के जो मेंबर्स होते हैं उनको पैसा दिया जाता है। ओके, कि भाई जैसे 1-1 लाख रुपए, हम अपन पाँच पाँच लोग हैं, मैं और तुम 4 स्टूडेंट हो, ठीक है, अपन 5 लोग हैं, एक निधि कंपनी बना ली तो 1-1 लाख रुपए तुमने दिए तो कितना हुआ हमारे पास, 5 लाख रुपए हुआ। अब किसी स्टूडेंट को अपन पांचों में से जो जिन जिन लोगों ने क्या बनाई निधि कंपनी, अपन पांचों में से किसी एक व्यक्ति को अपन वो 5 लाख रुपए दे देंगे, भाई ये ले 1 साल के लिए तू यूज कर, लोन पेमेंट दे, ठीक है, 1 साल के बाद पैसा वापस देना। ओके, फिर पूरा पैसा वापस आया, इंटरेस्ट भी अपने को मिला उस पर, ठीक है, तो ये पैसा कितना हो गया, 5 लाख प्लस 50,000 अपन ने इंटरेस्ट मान लिया, 5.5 लाख हो गया। ओके, फिर 5.5 लाख रुपए हो गया। अब दूसरे बंदे को अपन 5 लाख का लोन दे देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बेसिक बेसिक चीज होती है। फिर डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब वह कंपनी होती है लाइक मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ, मुझे क्या करना है अभी, सिर्फ लैंड लेना है, लैंड लेना है और उस पर बिल्डिंग खड़ी करना है 5 साल के अंदर। तो मैं इंडिविजुअल नाम से लैंड नहीं लेना चाहता। देखो कंपनी जो होती है, कंपनी कंपनी जब रजिस्टर की जाती है, कोई भी फाइनेंशियल तुम बिजनेस करते हो, कुछ बिजनेस करोगे तभी अपन कंपनी को रजिस्टर कर पाएंगे या फिर बिजनेस चालू करने वाले हो। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लैंड लेना चाह रहा हूँ और उस पे 5 साल के बाद मेरा बिजनेस चालू होगा। तो कंपनी एक्ट 2013 ने बोला कि तुम एक डोरमेंट कंपनी के नाम से रजिस्टर कर लो। डोरमेंट कंपनी, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर डोरमेंट कंपनी के नाम से रजिस्टर करो। इसमें क्या होता है कि तुमको अगर, तो इसमें क्या बोलते हैं, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होगा, कोई भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं होगा अभी, लेकिन फ्यूचर में होगा। तो अभी तुम रजिस्टर करके क्या करोगे, अभी रजिस्टर करके ऐसा होता है मेरे दोस्त कि लैंड लेना है, बिल्डिंग वगैरह लेना है तो अपन कंपनी के नाम से ले लेंगे। जैसे ट्रस्ट वगैरह बनते हैं ना, ऐसे ही क्या होता है कि भाई अपन ने, कंपनी क्या चाह रही है भाई, अभी लैंड वगैरह ले लिया, बिल्डिंग वगैरह बन रही है, 3 साल में बिल्डिंग बनेगी, उसके बाद 3 साल के बाद उस पर बिजनेस चालू होगा। तो हम ऐसा क्या करेंगे, नॉर्मल कंपनी हम रजिस्टर नहीं करेंगे। जब तुम नॉर्मल कंपनी रजिस्टर करते हो तो नॉर्मल कंपनी में बोला जाता है कि बेटा तुम्हें बिजनेस के ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने होंगे, कुछ ना कुछ धंधा चालू करना होगा। लेकिन यहाँ पे धंधा 3 साल 4 साल 5 साल बाद होगा। तो बोला जाएगा भाई तुम ऐसा नाम, तब तुम्हें नाम मिल जाएगा कि फलाना XYZ लिमिटेड करके कंपनी है, ये डोरमेंट कंपनी है, ये रजिस्टर्ड है, डोरमेंट है, ठीक है, तुम XYZ के नाम से लैंड बिल्डिंग जो भी तुम परचेस कर लो और फ्यूचर में जब भी तुम ट्रांजेक्शन करो, तब बिजनेस ट्रांजेक्शन स्टार्ट करो तो बता देना डोरमेंट कंपनी से हम इसको नॉर्मल कंपनी के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, ये चीज दे रखी हुई है। ठीक है, अब मेरा आएगा चैप्टर नंबर 3।
चैप्टर नंबर 3 आ जाओ। चैप्टर नंबर 3 में क्या है भाई? आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पहला क्वेश्चन क्या था भाई? हाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हेल्प एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स को कैसे हेल्प कर रही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? तो क्या है भाई? आ जाओ। क्या दे रखा हुआ है? डीएस ट्रिपल ई। डीएस ट्रिपल ई तो पहला भाई एक्सपेंशन। इसके पहला है क्या है? रुको रुको, डी फॉर हो जाएगा मेरा क्या? डिफरेंशिएशन। ठीक है। इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है कैसे हमारे एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करती है, तो पहली चीज है भाई डी से होगा हमारा डिफरेंशिएशन। भाई अगर तुमने पेटेंट करा के रखा हुआ है कोई भी, या फिर तुमने कॉपीराइट करा के रखा हुआ है, कुछ भी तुमने करा के रखा हो, तो तुम डिफरेंट 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 हो जाओगे लोगों से, अपना ब्रांड वैल्यू बनेगी ना, तो तुम डिफरेंशिएशन कर सकते हो। दूसरा भाई एस, ऐसे स्केलेबिलिटी। भाई एक शहर में ब्रांच डाला, दूसरे में डालना है, तीसरे में डालना है, तो तुम अपने नाम से डाल सकते हो, वह स्केलेबिलिटी होगी। जैसे द रैपिड लर्नर अब मेरा है, तो भाई अपन ने पेटेंट, कॉपीराइट या फिर अपने को ट्रेडमार्क जो भी अपने को लेना अपने लिया। ठीक है, अपने को जो जो चीज़ लेना था अपन ने लिया, डोमेन वगैरह जो लेना था लिया। अब मैं एक सिटी में आया, फिर दूसरी सिटी में अपने द रैपिड लर्नर के नाम से मैंने स्टार्ट किया, तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ब्रांड आइडेंटिटी मिलेगी ना मेरे को, तो स्केलेबिलिटी आराम से होगी। मेरे को लोग जानेंगे कि भाई ये बंदा वहाँ पे भी तो अच्छा पढ़ा रहा था, दूसरी सिटी में आया, तो ये स्केलेबिलिटी आराम से कर सकते हैं। फिर भाई डी एस, फिर ई से एक्सपेंशन, हम आराम से एक्सपेंड कर सकते हैं, ग्लोबली भी अपन आगे बढ़ सकते हैं। फिर एनकरेजिंग इनोवेशन। इनोवेशन एनकरेजिंग इनोवेशन का मतलब क्या भाई? मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है, कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, मैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, कुछ टैबलेट वगैरह बनाना चाहता हूँ, मुझे फार्मूला आ गया, मुझे मिल गया। अब मेरे दिमाग में एक डर ये आएगा, साला यार कोई मेरा फार्मूला चुरा लिया, तो उससे बेटर है कि भाई अपन क्या करो भाई, इसमें पेटेंट वगैरह करा लो, है ना। तो इससे क्या होगा भाई? इनोवेशंस जो होगा हमको एनकरेज करेगा कि हाँ भाई मेरा फार्मूला मेरा ही रहेगा, तो ये क्या एनकरेज करेगा इनोवेशंस के लिए, और भी और क्रिएटिविटी और आ रही दिमाग में, तो अपन पेटेंट कराते हो चलो, तो वो चीज़ मेरी हो जाएगी। ओके। फिर हमारा एस्टैब्लिशिंग ब्रांड अवेयरनेस एंड ट्रस्ट। जो पेटेंट, कॉपीराइट ये सब चीज़ करते हैं तो ब्रांड अवेयरनेस होती है। देखो तुमको मैंने ये चीज़ बताई थी, कॉपीराइट के अंदर क्या आता है, ट्रेडमार्क के अंदर क्या आता है, पेटेंट के अंदर क्या आता है, तो ध्यान रखो। कॉपीराइट के अंदर ऑथर वगैरह आते हैं, म्यूजिक होता है, आर्ट होता है, मतलब क्रिएटिव चीज़ें आती है जो अपन खुद बनाते हैं। ऑथर बुक वगैरह लिखता है, म्यूजिक अपन म्यूजिक वगैरह बनाते हैं। ओके। फिर आर्ट वगैरह, पेंटिंग वगैरह करना, तो उसका हमेशा कॉपीराइट होता है ना, कॉपीराइट कराते हैं उस चीज़ का। फिर अब पेटेंट, पेटेंट बोले तो दिमाग वाली चीज़ है, बोले तो न्यू इन्वेंशन वगैरह करते हैं, साइंटिस्ट वगैरह प्रोसेस वगैरह बनाई तुमने, कोई साइंटिस्ट ने कुछ क्रिएशन क्रिएटिविटी दिखाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो दिमाग वाली चीज़ है, तो उसमें पेटेंट। और क्रिएटिव, कुछ क्रिएट किया अपन ने, तो उसका कॉपीराइट होगा। फिर ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क किसका होता है? कुछ ब्रांड है, लोगो है, स्लोगन वगैरह अपन बनाते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसको क्या होगा भाई? क्या होगा? ट्रेडमार्क होगा। ओके। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कहाँ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? एक्सप्लेन करना है अपने को आईपी, आईपी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, क्लासेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। एक सेकंड, आईपी, ठीक है, हाँ। अपने को कुछ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी दे रखी भाई, पेटेंट है, तो पेटेंट क्या होता है, तो ये रीड कर लेना। पेटेंट का मतलब क्या होता है भाई? स्टैट्यूटरी राइट होता है। पेटेंट मतलब क्या भाई? कुछ अपन इन्वेंशन किया, अभी मैंने ऊपर बताया ना, कुछ इन्वेंशन किया अपन ने, तो उसका स्टैट्यूटरी राइट है। जो इन्वेंट किया वो मेरा है, लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, और 20 साल के लिए होता है मैक्सिमम। भाई एक बार तुमने पेटेंट कराया तो 20 साल के लिए तुम्हारा रहेगा। ओके। उसके उसमें वो सब चीज़ अंदर की चीज़ तुम पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन, डिज़ाइन कोई भी चीज़ तुमने डिज़ाइन विज़ाइन बनानी, ऐसा कुछ शेप वेप बना दे, बिल्डिंग वगैरह का शेप वगैरह बनाते, ठीक है। जैसे बुर्ज खलीफा है, अपन ने बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग बना दी, उस पर अपन ने क्या किया, डिज़ाइन को क्या किया, पेटेंट वगैरह करा लिया, उसका अपन ने बिल्कुल कॉपीराइट ले लिया, पेटेंट वगैरह जो भी करना अपन ने करा लिया, वो अपनी डिज़ाइन है ना। तो शेप, पैटर्न, ऑर्नामेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब चीज़ पढ़ लेना। कलर वगैरह भी होता है, वो सब चीज़ों का अपन डिज़ाइन करा सकते हैं। डिज़ाइन जो होती है, डिज़ाइन एक्ट के अंदर रजिस्टर करा लो कि ये मेरी डिज़ाइन है, ओके, है ना, ठीक। उसके बाद ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट का मतलब क्या होगा कि कोई सीक्रेट रेसिपी वगैरह है, जैसे कोको कोला ने अपनी क्या बोलते हैं उसको, कोको कोला हुआ, थम्स अप हुआ, उसने अपना फॉर्मूला वगैरह, रेसिपी वगैरह, या फिर सैंडविच, एक्स कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसा सैंडविच है जो मेरे को ही आता, मैं ही बना लेता हूँ, ठीक है, उसकी मैंने सीक्रेट रेसिपी है, तो उसको मैंने क्या करा लिया, क्या करा लिया, ट्रेड सीक्रेट कराया, ट्रेड सीक्रेट कराया मैंने, ट्रेड सीक्रेट रजिस्टर हो गया, ठीक है। कोई फॉर्मूला है उसको मैंने रजिस्टर कराया, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया, कुछ फॉर्मूला वगैरह मैंने बनाया एक्सेट्रा, उसको मैं ट्रेड सीक्रेट करूंगा, ट्रेड सीक्रेट के अंदर मैं उसको रजिस्टर करा लूंगा, उससे क्या होगा, वो मेरा ही रहेगा, ठीक है, बस दैट्स इट। फिर एक यूटिलिटी मॉडल। यूटिलिटी मॉडल क्या होता है? जो छोटे छोटे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, उनके लिए काम आता है। जैसे कोई बंदा पेटेंट कराता है, पेटेंट में क्या होता है, अच्छा खासा खर्चा आता है, लंबी प्रोसेस होती है, टाइम लगता है, लेकिन एक होता है यूटिलिटी मॉडल के थ्रू चले जाओ। यूटिलिटी मॉडल के थ्रू क्या होता है कि किसी बंदे ने कोई भी क्या किया, यूटिलिटी मॉडल इज एन एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन। कोई भी इन्वेंशन वगैरह किया है, तो तुम उसका यूटिलिटी मॉडल का यूज करके
आपको पेटेंट नहीं कराना, आप उसको यूटिलिटी मॉडल के अंदर रजिस्टर्ड करा लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो चीज़ आपकी हो जाएगी, आपको पेटेंट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पेटेंट में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, फंड वगैरह भी लगता है, टाइम भी लगता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट्स इट। ओके, इसको पढ़ना था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट स्कीम्स आर अवेलेबल फॉर एमएसएमई एंड स्टार्टअप इन रिस्पेक्ट ऑफ आईपीआर। इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए कौन कौन सी स्कीम्स अवेलेबल है। जो एमएसएमई बोले तो माइक्रो स्मॉल मीडियम और एंटरप्राइजेस होती हैं, या फिर स्टार्टअप है और जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो राइट्स है उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन कौन सी स्कीम्स अवेलेबल है। तो क्या बोला गया है, देखो पहली स्कीम है एमएसएमई। एमएसएमई जो होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो होती हैं, अगर तुमने उसके अंदर रजिस्टर्ड कराया हुआ है, ओके, तो उसमें क्या 50% जो आप क्या बोला गया, पेटेंट, हाँ पेटेंट में 50% तुमको कंसेशन मिल जाएगा, ओके। सेकंड थिंग है क्या भाई, एक स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, एसआईपीपी करके क्या है भाई, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की हुई है। उस स्कीम से रिलेटेड चौथे वाले पॉइंट पर इस स्कीम में क्या बोला गया, एसआईपीपी अगर आप ये स्कीम लॉन्च की गई, इस स्कीम में क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो कहाँ गया वो फैसिलिटेटर्स हैं, ठीक है। जैसे कि तुमको क्या कराना भाई, तुमको पेटेंट वगैरह कराना है, ठीक है, तो तुम मेरे पास है, मैंने कंसल्टेंसी तुमको दी, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि जो खर्चा होगा, उसमें जो खर्चा होगा मेरे को 10,000 रुपये तक का क्या मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, गवर्नमेंट रियम्बर्स करेगी। लेट से पेटेंट पेटेंट करने में 20,000 का खर्चा आने वाला है, मैंने तुमको बताया 20,000 का खर्चा आने वाला है, तो गवर्नमेंट 10,000 रुपये रियम्बर्स कर देगी, तो छोटी छोटी मोटी सब्सिडी दे देगी। इसके बाद हाँ, पेटेंट हमेशा ध्यान रखना 20 साल के लिए होता है, रजिस्टर कराओगे तो 20 साल के लिए होगा, ओके। चलो आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, प्रिक्योरमेंट टू पे। प्रिक्योरमेंट का मतलब होता है अपने क्या करना है, कोई भी गुड्स है कोई भी सर्विस अपने को परचेस करने से लेके उसको पेमेंट देने तक की प्रोसेस को प्रिक्योरमेंट टू पे कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होगी, पहली परचेस रिक्विजिशन। सबसे पहले परचेस रिक्विजिशन बनाएंगे कि मुझे 10,000 यूनिट्स चाहिए, इस कलर में चाहिए, इस यूनिट में चाहिए, इस क्वालिटी में चाहिए, परचेस रिक्विजिशन बनेगा, ओके। उसके बाद क्या बनेगा हमारा, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। हम लेट से हमको 10,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन हम लोग सप्लायर के पास भेजेंगे, सप्लायर को कॉल करेंगे, भाई हमको 10,000 यूनिट इस चीज़ की चाहिए, तुम्हारी प्राइस बताओ। 10-5 सप्लायर पकड़ेंगे, उनकी कोटेशन उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई तुम्हारा कोटेशन दो, ओके। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो कोटेशन देंगे हम, ये अंदर की स्टेप इन्होंने लिखी नहीं है बट मैं बता देता हूँ। वो कोटेशन देंगे, बताएंगे, ठीक है। फिर अपन सर्च करेंगे, अपन चेक करेंगे कि सबसे सस्ता कौन सा पड़ रहा है, क्या अच्छी क्वालिटी में मिल रहा है, तो अपन उस सप्लायर को चूज करेंगे। फिर परचेस का ऑर्डर देंगे, अपन उसको ऑर्डर देंगे कि भाई ये जो आप इतना अपने को परचेज करना है, इतने यूनिट्स परचेज करना, भाई भेज दो, ओके। फिर एक होगा कॉन्ट्रैक्ट करके। अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि लेट से अभी 50,000 यूनिट अभी परचेज करेंगे, फिर 30,000 यूनिट नेक्स्ट मंथ करेंगे, फिर 20,000 यूनिट नेक्स्ट मंथ करेंगे। आप आज ही सारी चीज़ों का प्राइस बता दीजिए, आज ही सारे कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट परचेज का एग्रीमेंट, ओके। फिर क्या है, गुड रिसिप्ट। इनमें स्टेप्स नहीं दे रखी हुई है, इन्होंने जो दे रखा है उस हिसाब से मैं लेके जा रहा हूँ, स्टेप्स कुछ अलग होती है। भाई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो गया, फिर सामान वगैरह आ जाता है, फिर अपन उसको क्वालिटी चेक करके इनवॉइस वगैरह चेक करके पे कर देते हैं। लेकिन वो इन्होंने प्रोसेस यहाँ पे लिखी नहीं है, इन्होंने वैसे पॉइंट में ये चीज़ डाल दी है ना। तो फिफ्थ वाला पॉइंट जो डाला है वो अपन को पढ़ना पड़ेगा, है ना। मैंने नॉर्मल हमारा जो बैच चल रहा है उसमें मैंने बताया भी है, ठीक है। ये दे रखा, वो पूरा फ्लो ये दे रखा है, अगर तुमको फ्लो पढ़ना है तो ऊपर से पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद गुड रिसिप्ट नंबर, मतलब बैच नंबर मिलेगा। फिर और कुछ ऐसी चीज़ है कि भाई स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर। स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सामान आ गया एक ब्रांच से, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, अगर अपने को कोई भी चीज़ भेजनी है इनसाइडर अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में, लेट से कहीं से अपने पास 1,000 यूनिट गुड्स है या फिर कुछ रॉ मटेरियल आ गए, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे भेजना है, तो उसको स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर बोलते हैं। लास्ट है इनवॉइस वेरिफिकेशन, बिफोर पेइंग टू वेंडर अपने को वेरीफाई करना होता है इनवॉइस। ये स्टेप जो दे रखी हुई है ना, सही नहीं दे रखी हुई है, आज ये चीज़ें अवेलेबल है, आज ये चीज़ें नहीं है। स्टेप जो है वो ये होती है, बट याद अपने को वही वाली 7 पॉइंट करने जिससे नंबर मिलेंगे, है ना। चलो आ जाओ आगे। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर ऑर्डर टू कैश। ऑर्डर टू कैश का मतलब तुम ये रीड कर लेना एमसीक्यू वगैरह के लिए कि भाई ऑर्डर टू कैश का मतलब क्या। ऑर्डर टू कैश का मतलब है हमारे पास ऑर्डर आता है, किस चीज़ का ऑर्डर आता है, कोई भी सामान परचेस करने का। लेट से तुम मेरे से बुक परचेस कर रहे हो, पेपर 20 सी की बुक परचेस कर रहा हो, मतलब ऑर्डर आया, ऑर्डर आने से लेके फिर मैं प्रोसेस करूंगा, भाई बुक उठवाऊंगा, पैकिंग करवाऊंगा, फिर मैं डिलीवर करवाऊंगा, डिलीवर कराया और तुमसे कैश लिया, और इस पूरी प्रोसेस को ऑर्डर आने से लेके कैश रिसीव होने तक की प्रोसेस को बोलेंगे ऑर्डर टू कैश, ओके। ठीक है। ओ टी सी ये भी बोल सकते हैं, O2C ये शॉर्ट फॉर्म्स भी हो सकते हैं, पढ़ लेना, ओके।
ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है ऑर्डर टू कैश के अंदर। सबसे पहली चीज इंक्वायरी आएगी, तुम मेरे से इंक्वायरी करोगे कि सर 20C की जो बुक है कितने की है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज अवेलेबल है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फिर तुम कोटेशन मांगोगे, कोटेशन क्या मांगोगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे कोटेशन मांगते हैं कि भाई बताओ तुम्हारी बुक कितने की है, और कोई भी अवेलेबल है तो उनसे तुम उनसे भी पूछोगे, भाई कोटेशन दो कि तुम्हारी बुक कितने की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने कोटेशन लिया, तुमने ऑर्डर दोगे, ये पूरी प्रोसेस इन्होंने डाली नहीं है ना। तुम कोटेशन चेक करोगे, तो फिर चूज करोगे किससे बाय करना है। लेट से तुमने बोला मुझसे बाय करना है, फिर तुम बाय कर लोगे, है ना। तुम बोलोगे सर बेच दो, दे दो मेरे को, भेजो, ठीक है। फिर मैं सेल करूंगा, सेल होगी, ठीक है, ऑर्डर दे दोगे भाई, हम सेल का ऑर्डर लग जाएगा। फिर हम पैकिंग वैकिंग करेंगे, पोस्ट गुड इशू मतलब हम पैकिंग वगैरह करेंगे, हमारे गुड्स निकलना स्टार्ट करेंगे, वेयर हाउस वगैरह से, है ना, पैक करेंगे, शिप कर देंगे, भेजना स्टार्ट करेंगे। फिर तुम्हारे पास डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है, डिलीवर हो जाएगा। फिर लास्ट में डिलीवर होने के बाद बिलिंग होगा। आजकल सब लोग एडवांस पेमेंट लेने के बाद काम करते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, डिलीवरी हुई उसके बाद तुम कैश में पेमेंट कर रहे हो, ओके, बाद में पेमेंट कर रहे हो, तो वो इन्होंने प्रोसेस दे रखी हुई है। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है फेस की जाती है ऑर्डर टू कैश में। ऑर्डर टू कैश में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की जाती है, ओके। चलो हमारे 40 मिनट्स हो चुके हैं, कितना कंटेंट बचा है एक बार अपन देख लेते हैं। चैप्टर 6 है, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट नहीं बचा हुआ, अपन निपटा देंगे। हमारा टारगेट है 1 आवर के अंदर कंप्लीट करना है, मतलब कंप्लीट करना है ना। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है फेस की जाएगी ऑर्डर टू कैश के अंदर। ऑर्डर टू कैश के अंदर जो टीम होती है, ऑर्डर टू कैश के अंदर जो टीम है, मतलब ऑर्डर आएगा और कैश रिसीव होने तक के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। पहली चीज़ है ऑर्डर डाइवर्सिटी इन ऑर्डर प्लेसमेंट। जैसे मेरे को व्हाट्सएप से भी कभी कभी ऑर्डर आता है, वेबसाइट से भी ऑर्डर आ जाता है, फोन करके भी तुम ऑर्डर कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो डाइवर्सिटी है। फिर दूसरी चीज़ है मैनुअल इन्वॉइसिंग। अगर मैं मैनुअल इन्वॉइस बना रहा हूँ तो वहाँ पे एरर हो सकते हैं, मेरे अकाउंटेंट एरर कर सकता है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर तीसरी चीज़ है भाई पेमेंट, एक्सेप्टिंग मल्टीपल पेमेंट फॉर्मेट। हम क्या है मल्टीपल पेमेंट फॉर्मेट करते हैं भाई, कोई गूगल पे से पेमेंट दे रहा है, कोई पेटीएम से पे कर रहा है, ठीक है, कोई अपने को कैश में दे रहा है, कोई एनईएफटी कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत दिक्कत होती है चीज़ों को वेरीफाई करने में, जो प्रॉब्लम अभी मेरे साथ आ रही है अभी, है ना। इन एफिशिएंसी इन कलेक्शन प्रोसेस, कलेक्शन प्रोसेस में भी इनएफिशिएंसी है भाई। तुमने क्रेडिट पे सामान बेचा तो भाई दिक्कत आ रही है, टीम रोज के रोज कांटेक्ट करी, भाई आज पैसा दे दो, लेकिन सामने वाला कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है। वो सब चीज़ों में एफिशिएंसी, कलेक्शन करने में इनएफिशिएंसी आ रही है। फिर है स्लो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका स्लो रिजोल्व कर पाते, क्यों, क्योंकि भाई पर डे सेल तो हो रही है, ठीक है। अब उसी में कुछ डिस्प्यूट आ गया, सामने वाला बोल रहा है मेरे पास ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, या फिर बोल रहा है मैंने 2 बार पेमेंट कर दिया, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पूरी चीज़ें डिटेल में जाके ढूंढना, सारे हमारी सेल की प्रोसेस को रोक के एक बंदे को लगा के सारी ट्रांजेक्शन को ट्रेस करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो स्लो डिस्प्यूट होता है। ये 5 प्रॉब्लम्स थी, ओके। फिर है चैप्टर 6 है ट्रांजेक्शन टू रिपोर्टिंग। इसका मतलब समझाता हूँ, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, लेट से सेल के मेरे पर डे के ट्रांजेक्शन होते हैं, रोज के 10 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो हमारे महीने के 300 ट्रांजेक्शन होते हैं। ये ट्रांजेक्शन होते हैं यहाँ से लेके पूरी रिपोर्टिंग तक। रिपोर्टिंग का मतलब ट्रांजेक्शन हो रहा है, मैंने डाटा कलेक्ट किया, पूरा प्रोसेस किया, उसको रिपोर्ट देना कि भाई इस मंथ कितनी सेल है, लास्ट मंथ इतनी सेल हुई थी, लास्ट मंथ में इस बार इतना ग्रोथ, इतना प्रॉफिट है, इस तरीके से आगे बढ़ना, उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग करना। ट्रांजैक्शन होने से लेकर रिपोर्टिंग तक की प्रोसेस को इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन टू रिपोर्टिंग। इसमें यही लिखा गया कि ट्रांजैक्शन टू रिपोर्ट एक फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस होती है, विच इन्वॉल्व करता है कलेक्टिंग, मतलब पूरे ट्रांजेक्शन जो है पूरी डिटेल्स उसको कलेक्ट करना, फिर प्रोसेस करना मतलब कि जैसे मान के चलो मेरा इंटर की बुक है और फाइनल की बुक है, तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन को अलग करना है, इंटर वाले ट्रांजेक्शन अलग, फाइनेंस वाले अलग, ठीक है। डिलीवरी करना एंड फिर डिलीवर करना टाइमली, रिलीवेंट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मतलब अपने को रिपोर्ट देना टाइमली एक्यूरेटली, क्यों क्यों, फॉर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल ऑपरेशनल फीडबैक टू अंडरस्टैंड हाउ बिजनेस इज परफॉर्मिंग। भाई रिपोर्टिंग क्यों करना है कि हमारा बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, ठीक है, ओके। चलो उसके आगे अपने को 4 चीज़ और याद रखना है, क्या डिटेल्ड स्टेप्स है, तो ये 4 डिटेल्ड स्टेप्स ये याद रखो। डाटा को एक्सट्रैक्शन करना है, डाटा को कलेक्शन करना है, डाटा को वैलिडेशन करना, इतना याद रखो, दैट्स इट, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 प्रैक्टिकल के लिए मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है, यूट्यूब पर लेक्चर डाला हुआ है प्रैक्टिकल वाला, तो प्रैक्टिकल का तुम देख लेना, ओके। और थ्योरी वाला पोर्शन अभी फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। वर्किंग कैपिटल का मतलब तुमको पता है भाई कि मुझे हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, हमारे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, हमारे छोटे लेबर वगैरह एक्सपेंडिचर देने के लिए कितना पैसा जेब में चाहिए, उसको क्या बोलूंगा, वर्किंग कैपिटल, ओके। करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है, बकवास, सबसे घटिया क्वेश्चन। इंटर वाली चीजें, ग्रॉस कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, ये तुम पढ़ सकते हो। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, डिसएडवांटेजेस बताओ या फिर डेंजर बताओ, दिक्कत बताओ,
हाई अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा है, मतलब मेरे पास कैश बहुत ज़्यादा डला हुआ किस चीज़ के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, लेबर को पेमेंट देने के लिए, ये सब चीज़ें एक नॉर्मल अमाउंट तक अपने को रिक्वायरमेंट जितनी होती है उतना अपन रखते हैं। लेकिन अब जब मेरे पास एक्सेस पेमेंट है, मेरे पास एक्सेस कैश है, पेमेंट नहीं, जब एक्सेस मेरे पास क्या है भाई, कैश डला हुआ है, तो उसका प्रॉब्लम्स बताओ क्या दिक्कत होगी, डिसएडवांटेज बताओ क्या होगा। तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कैश है तो मैं क्या बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल भी खरीद सकता हूँ। एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, जब मैं एक बहुत सारा रॉ मटेरियल इन्वेंट्री खरीद लूंगा, उसका चांसेस है किस चीज़ का मिस हैंडलिंग हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, पिलफरेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लॉसेस हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर मेरे पास वर्किंग कैपिटल डली हुई है तो मैं क्या करूंगा, रॉ मटेरियल वगैरह ज़्यादा खरीदूंगा, जिससे क्या होगा भाई, वेस्टेज और मिस हैंडलिंग वगैरह एक्सेट्रा हो सकती है। दूसरी चीज़ है एक्सिस आइडियल फंड डला हुआ है ना, दैट मीन्स अर्न नो प्रॉफिट इन अ बिजनेस। मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा पैसा अगर कैश मेरे पास डला है, आइडियल फंड अगर डला हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इसको इन्वेस्टमेंट पे चढ़ा देता, मतलब 9 से 10% का मेरे को इंटरेस्ट मिलता, लेकिन मैं अर्न करता हूँ नो प्रॉफिट अगर अपने पास एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल डला हुआ है। तीसरा पॉइंट क्या है, डिफेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी। मतलब क्या होगा, हम लोग उधार ज़्यादा बांटेंगे, जब अपने पास वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है तो अपन के उधार बांटना स्टार्ट कर देंगे भाई, क्रेडिट पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे, फिर नुकसान होगा भाई, क्रेडिट पे देंगे मतलब डेटर को, हमारा डेटर बनेगा। हमने उधार सामान बेचा तो हमारा डेटर बनेगा, अब डेटर पेमेंट नहीं दे रहा है, बहुत टाइम के बाद दे रहा है, 10-10 फ़ोन करना है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहाँ पे दिक्कत है। लास्ट लास्ट पॉइंट है, इट रिजल्ट इन ओवरऑल इनएफिशिएंसी मिलेगी। ओके, चलो आ जाओ। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, लो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल अगर अपने पास है तो, कम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है तो क्या क्या दिक्कत है। पहली चीज़ है डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट ऑपरेटिंग प्लान्स एंड अचीव द फर्म्स प्रॉफिट टारगेट। क्या बोला गया भाई, मेरे पास अगर कम पैसा है तो मैं क्या करूंगा भाई, रॉ मटेरियल वगैरह नहीं परचेस कर पाऊंगा, जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है चीज़ों को परचेस करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए, लेबर को पेमेंट देने के लिए। दूसरी चीज़ है स्टेगनेट, स्टेगनेट मतलब रोका जाएगा, स्टेगनेट क्या किया जाएगा, ग्रोथ, मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। जब मैं मार्केट में अच्छे तरीके से सेल नहीं कर पा रहा हूँ, जितनी डिमांड आ रही उतना मैं सेल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरी ग्रोथ रुकेगी। ठीक है, डिफिकल्ट रहेगा फर्म को प्रॉफिटेबल आने में, प्रॉफिट कमाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। ओके, फिर तीसरी चीज़ है, इट मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू मीट डे टू डे करंट ऑब्लिगेशंस। जब मेरे पास वर्किंग कैपिटल कम है, लेबर को पेमेंट देना है, डे टू डे ऑपरेशंस का पेमेंट देना है, तो वो नहीं पे कर पाऊंगा, तो डे टू डे जो करंट ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। चौथी चीज़ है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम कैसे होगा, मेरे पास पैसा ही नहीं है मार्केट में लगाने के लिए, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने के लिए, तो मैं कैसे अपना इन्वेस्टमेंट करूँ, कैसे मेरा रिटर्न आएगा पैसा। बात समझना, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट होगा, मतलब मैंने 1 करोड़ की मशीन खरीद ली, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है उस मशीन में रॉ मटेरियल डाल के चलाने का, तो मेरा जो फिक्स एसेट है उसका पैसा अंडर यूटिलाइज हो जाएगा, मतलब मैं जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था फिक्स एसेट वगैरह का, तो उसका रिटर्न नहीं मिल पाएगा। ओके, फिर हमारा जाता है फिफ्थ पॉइंट, क्या है भाई, क्रेडिट फैसिलिटीज इन अ मार्केट विल बी लॉस्ट ड्यू टू फॉल्टी ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब क्या, क्रेडिटर से हम लोग उधार लेके आते हैं, ठीक है, अब मेरे पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है उसको देने के लिए, तो मेरी इज्जत गिरेगी, नेक्स्ट टाइम से वो क्रेडिट पे सामान देगा ही नहीं। ठीक है, रेपुटेशन और गुडविल भी हमारी गिरती चली जाएगी। ये 6 पॉइंट से जो अपने को लिखना था। अब क्या बोला गया, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है डिसाइड करना, मेरी जो वर्किंग कैपिटल है, मेरी क्या है वर्किंग कैपिटल है, मैं कैसे डिसाइड करूँ कितनी होना चाहिए, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं उस पर बेस्ड है। भाई नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, बड़ा बिजनेस है तो बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, छोटा बिजनेस है तो कम चाहिए। फिर प्रोडक्शन की पॉलिसीज़ क्या है, प्रोडक्शन की पॉलिसीज़ क्या होती है, जैसे कि भाई ऑर्डर आएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन, तो उसमें क्या होगा, ऑर्डर आया तो उसमें कुछ अपन अमाउंट एडवांस ले लेते हैं, तो वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट है। और दूसरी चीज़ होती है कि भाई पहले प्रोडक्शन बना लेते हैं, जैसे कि भाई प्लास्टिक के छोटे छोटे बच्चों को खेलने वाले टॉयज होते हैं, वो टॉयज अपन बना लेते हैं, ठीक है, फिर अपन मार्केट में बेचेंगे। तो लेट से 1 लाख यूनिट टॉयज बनाए, तो 1 लाख यूनिट के लिए मेरे को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा और ज़्यादा रहेगा। ओके, और मार्केट में कितना बिकेगा क्या बिकेगा वी डोंट नो, तो प्रोडक्शन की पॉलिसी भी डिपेंड करेगा कितना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है मेरे को। ओके, फिर है प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चरिंग करने की प्रोसेस क्या है कि भाई कॉम्प्लेक्स है, भाई 2 महीने लगते हैं एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस होने में, तो उसमें ज़्यादा पैसा ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, और ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। और लेट्स से कि भाई रॉ मटेरियल 2 दिन में बन के तैयार हो जाता है, तो कम रॉ मटेरियल लगेगा, ठीक है, कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। और दूसरी चीज़ है रॉ मटेरियल, मतलब लेट्स से कि भाई एक एक अपने को ऑडी बनाना है,
ऑडी कार बनाना तो साला 50 लाख 40 लाख रुपए उसमें फंसेगा हमारा। तो एक कार बनाने के लिए 50 लाख का ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा। तो क्या है भाई, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर उस पर भी चीज़ें डिपेंड करेगी। और चॉकलेट बनाना है तो भाई 1 रुपए की एक चॉकलेट बनती है, सिर्फ अपने को 10 चॉकलेट बनाना तो 10 रुपए फंसेगा। तो ये प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो भी डिपेंड करेगा। फिर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ग्रोथ कितना करना चाह रहा हूँ कि भाई मैं मंथली 1 लाख यूनिट बना रहा हूँ, ठीक है, और वहीं दूसरी जगह 10 लाख यूनिट बना रहा हूँ। तो अगर अपन ग्रोथ और एक्सपेंशन पे जा रहे हैं तो 10 लाख यूनिट 50 लाख यूनिट जितना ज़्यादा यूनिट बनाएंगे तो भाई उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ परचेज एंड सेल्स, टर्म्स एंड कंडीशन क्या रख रहे हैं भाई, जैसे अभी मैंने बताया कि भाई कोई ऑर्डर आता है तो अपन एडवांस में कुछ अमाउंट ले लेते हैं तो अपने को वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। या फिर दूसरी चीज़ है, टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी रख दो कि भाई अपन कैश पे ज़्यादा डिस्काउंट दे दो कि कोई व्यक्ति कैश में खरीदेगा सामान तो उसको मैं क्या करूँगा भाई, ज़्यादा डिस्काउंट दे दूंगा। अगर तुम उधार लेके जाते हो तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ज़्यादातर लोग कैश में ही खरीदेंगे तो मेरी वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। फिर डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड अब मैं इतना नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। डिविडेंड पॉलिसी फिर है प्राइस लेवल चेंजेस, फिर अदर फैक्टर्स। ये 8 पॉइंट्स थे, तुमको रटना है, ठीक है। 8 के 8 एक बार और समझा देता हूँ तुमको, रिवाइज करा देता हूँ। नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, प्रोडक्शन की पॉलिसी, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, फिर टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। फिर डिविडेंड की पॉलिसी, प्राइस लेवल चेंज है और अदर फैक्टर्स। ओके चलो आओ नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं अपन। चलो, हाउ मनी टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, भाड़ में जाए, सबसे घटिया चीज़ है। अब है रिसीवेबल से रिलेटेड, रिसीवेबल मतलब डेटर, डेटर से मेरे को पेमेंट लेना है तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ है। क्या होता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट मतलब डेटर है, डेटर से अपने को पेमेंट लेना है, बहुत सारे डेटर्स है मेरे पास, तो उससे रिलेटेड बता दो क्या ऑब्जेक्टिव है रिसीवेबल को मैनेज करने का। मैनेजमेंट का मतलब है कि मैंने टीम बिठा रखी हुई है, वो रोज उनको कॉल करते हैं, देखते भाई कब पैसा लेना है, कितना पैसा वो दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको फॉलो अप करते हैं, ठीक है। मतलब उनको गाड़ी करते रहते हैं, भाई पैसा दे भाई पैसा दे भाई पैसा दे, वो सब चीज़। तो बोला गया कि टू ऑप्टिन ऑप्टिमम, बोले तो नॉन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेल। क्या बोला जाता है, हम उधार सामान क्यों बेचते हैं, हम उधार इसलिए सामान बेचते हैं जिससे हमारी सेल बढ़े, है ना। तो ऑप्टिमम रखें। हम अगर रिसीवेबल मैनेजमेंट रखेंगे, हमको पता होगा कि कौन सा डेटर अच्छा है, कौन सा डिफॉल्टर है, भाई कौन सा डेटर है जल्दी पेमेंट देता है, कौन सा डेटर है बाद में पेमेंट देता है। जो बाद में पेमेंट देता है उसको कम सेल करेंगे, है ना, वो चीज़ पहली चीज़। दूसरी चीज़ है टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल। अपने को रिसीवेबल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भैया कंट्रोल करना है कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल्स का, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन का, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मेरी टीम वगैरह बैठी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन कॉस्ट को कम से कम रखना है। फिर तीसरी चीज़ है भाई टू मेंटेन द डेटर एट अ मिनिमम अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है। अपने को डेटर को कम से कम मेंटेन करके रखना है, ज़्यादा डेटर नहीं रखना है, ठीक है। ऑफर करो भाई कैश डिस्काउंट वगैरह दे दो तो जल्दी पेमेंट दे देंगे वो। अगर नहीं दोगे तो वो भाई गाड़ी में सामान गया, बहुत टाइम से पैसा आएगा और आएगा कि नहीं, वी डोंट, ठीक है। व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रिसीवेबल्स, मेंटेनिंग रिसीवेबल्स मतलब जो मेरे डेटर्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए, मतलब मेरे को टीम वगैरह बिठानी पड़ेगी फॉलो अप करने के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ों के लिए क्या क्या कॉस्ट लगती है, तो पहली चीज़ है कैपिटल कॉस्ट, दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कलेक्शन कॉस्ट, चौथी भाई डिफॉल्टिंग कॉस्ट। क्या क्या, कैपिटल कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कलेक्शन कॉस्ट एंड डिफॉल्टिंग कॉस्ट, ठीक है। मैं भूल जाता हूँ कि रिवीजन लेक्चर ले रहा हूँ, मैं समझाना स्टार्ट कर देता हूँ, ऑल्दो मैंने क्लासेस में सारी चीज़ें समझा दी। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स को जो मेंटेन करना है उसके बेनिफिट क्या है, मतलब अपन उधार में सामान देते हैं उसको मेंटेन करने से क्या क्या बेनिफिट होगा। पहली चीज़ है भाई इंक्रीज इन सेल, मेरी सेल बढ़ेगी। इंक्रीज इन प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा क्योंकि अब जब मैं उधार देता हूँ तो महंगे में सामान बेचता हूँ। फिर तीसरी चीज़ है एक्स्ट्रा प्रॉफिट, कैश में सामान बेचूंगा तो मैं कैश डिस्काउंट दूंगा तो कम पैसा मिलेगा मेरे को। जब मैं क्रेडिट पे दूंगा तो मैं महंगे में दूंगा तो मेरे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। दैट्स इट। फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज ऑफ रिसीवेबल, साइज ऑफ रिसीवेबल कितना उधार देना है उसका फैक्टर कैसे, उसकी साइज कैसे डिपेंड करती है, तो लेवल ऑफ सेल। लेट से भाई मैं होलसेल में सामान बेचता हूँ तो बहुत ज़्यादा अमाउंट के कौन बनेंगे डेटर्स, भाई 10-10 लाख के डेटर्स बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1-1 रुपए की चॉकलेट बेचता हूँ रिटेल में बेचता हूँ तो 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए, एक चाय वाला लेता हूँ, चाय वाला अगर चाय वाला होगा तो उसको कितने रुपए के डेटर्स होंगे, 100 रुपए 50 रुपए 20 रुपए 30 रुपए, है ना, सिगरेट विगरेट सब वो सब चीज़ मिला के, है ना। तो लेवल ऑफ सेल पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ है क्रेडिट पॉलिसी, लंबे टाइम के लिए क्रेडिट दे रहा हूँ मैं, ठीक है, और मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसीवेबल क्रिएट कर लूँगा, मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेटर क्रिएट कर लूँगा, डेटर बना लूँगा अगर मैं रिस्क लेने की औकात रखता हूँ। रिस्क नहीं ले सकता तो मैं कम से कम मेरे डेटर्स होंगे। फिर तीसरी चीज़ है टर्म्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड की टर्म्स डाल दो भाई, क्रेडिट पीरियड पे अगर लोगे तुम उधार सामान लोगे तो हम आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे, और अभी अभी तुम पेमेंट करोगे तो कैश डिस्काउंट देंगे, तो इस चीज़ पे भी हमारा रिसीवेबल डिपेंड करता है। फिर आएगा पेबल, पेबल मतलब हमारा सप्लायर, उसको पेमेंट देना है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आ जाओ कौन से क्वेश्चंस करने थे, ये वाला क्वेश्चंस करता है।
कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स, बोले तो क्या क्या चीज़ डिसाइड करेगी पेबल्स को, ट्रेड क्रेडिट को कैसे डिसाइड करेंगे, क्रेडिटर क्रेडिटर कैसे डिसाइड होगा। तो पहली चीज़ साइज ऑफ द फर्म, छोटी फर्म है कम क्रेडिटर बनेंगे, बड़ी फर्म है बहुत ज़्यादा क्रेडिटर बनेंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब मैं सामान खरीद के लाऊंगा, ठीक है, मैं क्रेडिटर से, मैं अपना जो सप्लायर उससे सामान लूंगा। मैं छोटा व्यापारी हूँ, कम पैसा देना रहेगा हमारे सप्लायर को, और अगर बड़ा व्यापारी हूँ तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो मेरी साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़ इंडस्ट्री की कैटेगरी क्या है, इंडस्ट्री की कैटेगरी क्या है, जैसे अपन एजुकेशन इंडस्ट्री में है तो अपने डाटा सॉरी इंडस्ट्री के ऊपर क्या एग्जांपल दे सकते हैं अपन। हाँ, कोई अगर ऐसी फर्म है मोनोपोली चल रही किसी फर्म की, किसी फर्म की क्या चल रही है भाई, मोनोपोली चल रही है, जैसे आईफोन है, चलो आईफोन भी आजकल का क्रेडिट पे देता है, इसका एग्जांपल याद नहीं आ रहा है मेरे को, इंडस्ट्री कैटेगरी याद रखो, एग्जांपल अभी याद नहीं आ रहा मेरे को। फिर तीसरी चीज़ है भाई नेचर ऑफ प्रोडक्ट, किस टाइप का नेचर है। फिर चौथी भाई फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द सेलर। अब नेचर ऑफ प्रोडक्ट का, नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है भाई, अगर कोई भी चीज़ जल्दी बिकती है जैसे कि चॉकलेट वगैरह है, या फिर मैं क्रैकर्स बोल रहा हूँ, दिवाली के क्रैकर जल्दी बिकते हैं जब दिवाली का टाइम आता है, तो उसका क्या है भाई, उसका क्रेडिटर, उसका जो क्रेडिटर होगा कम होगा। लेकिन अगर जैसे कि कोई भी चीज़ है अ, देर में बिकती है, लेट्स से भाई अपन ने एसी खरीद ली, 10 एसी लेके आया तो भाई पूरे साल भर में बिकेगा, पूरे साल भर में पैसा बिकेगा, उसका पैसा आएगा तो उसके बाद मैं अपने क्रेडिटर को दे दूंगा। तो ये क्या भाई, ये क्या है भाई, नेचर ऑफ प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक के लिए हमारे क्रेडिटर बनेंगे। अब मैंने क्या फटाके का एग्जांपल दिया, क्रैकर्स का एग्जांपल दिया, क्रैकर है भाई जल्दी जल्दी दीपावली पे बिक गया, मेरे पास पैसा आ गया तुरंत मैंने उसको उठा के दे दिया, दैट्स इट। तो अगर जो भी चीज़ जल्दी जल्दी बिकेगी, फास्ट बिकेगी, तो मेरे कम क्रेडिटर बनेंगे, ठीक है। अगर टाइम लगेगा बिकने में तो क्रेडिटर बहुत ज़्यादा होगा, लॉन्ग टर्म तक के लिए रहेगा, ओके। फिर है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सेलर, सेलर की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है भैया, उसकी औकात कितनी देने की, सिंपल तो मैटर है, जितना वो क्रेडिट अलाउड करेगा हम ले सकते हैं, ठीक है। फिर टर्म्स ऑफ सेल, सेल का टर्म क्या है, सीओडी कैश ऑन डिलीवरी दे दो या फिर कैश बिफोर डिलीवरी दे दो, तो अगर आप इन पर डिस्काउंट देते हो तो कम से कम क्रेडिटर बनेंगे। फिर डिग्री ऑफ रिस्क, सामने वाला कितनी डिग्री का कितना रिस्क ले सकता है। फिर है कैश डिस्काउंट, बता दिया तुमको। फिर डेटिंग, डेटिंग का मतलब है भाई एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर। भाई तुम ठंडों में एयर कंडीशनर लेके जाओ, बहुत प्यार से बात करेगा दुकानदार, तुमको क्रेडिट पे भी दे देगा। लेकिन जब तुम गर्मियों में लेके जाओगे, अच्छे से बात भी नहीं करेगा, बोलेगा बेटा कैश में पेमेंट दो। तो डेटिंग, डेट भी मैटर करती है, सीजन भी मैटर करता है, ओके। फिर व्हाट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, उसके बाद क्या सिग्निफिकेंस ऑफ कैश मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, चलो पढ़ लो। कैश को मैनेजमेंट करना है अपने को, कैश रखना है अपने पास, कैश मैनेज करना है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली चीज़ है कैश को प्लानिंग करके चलो। फिर दूसरी चीज़ है मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लोज, कैश फ्लो को मैनेज करो। इनफ्लो ज़्यादा होना चाहिए, आउटफ्लो कम होना चाहिए। इनफ्लो मतलब सेल करने से पैसा ज़्यादा आना चाहिए, हमारा क्रेडिटर को पेमेंट है कम से कम पेमेंट होना चाहिए, कम से कम मतलब हाई इनफ्लो रहेगा ज़्यादा और आउटफ्लो कम होगा तो प्रॉफिट अच्छा रहेगा, ओके। मेंटेन करना है ऑप्टिमम कैश बैलेंस, इतना बैलेंस रखो भाई इमरजेंसी वगैरह में काम आ सके, इतना बैलेंस अपने पास रखना है। इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सेस कैश, एक्सेस अगर कैश है उसको इन्वेस्ट कर दो, दैट्स इट, सॉरी, ओके ठीक है। अब क्या है, व्हाट आर द मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश, कैश को होल्ड करना मतलब कैश को अपनी जेब में रखना। अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, थोड़ा बहुत कैश एक्स्ट्रा रखता हूँ, तो उसका क्या मोटिव है, क्यों होल्ड करना है, तो ट्रांजेक्शन मोटिव है। ट्रांजेक्शन का मोटिव है कि भाई डेली डे टू डे ट्रांजेक्शन करना है, तो उसके लिए कैश अपन रखते हैं। फिर प्रिकॉशनरी मोटिव है, प्रिकॉशनरी का मतलब कुछ इमरजेंसी वगैरह आ गया, स्ट्राइक वगैरह हो गया, एम्प्लॉय वगैरह बीमार हो गया, उसको देना है, कुछ भी प्रॉब्लम है, प्रिकॉशनरी मोटिव है तो उसके लिए, है ना। लीगल कुछ केस वेस हो गया तो उसके लिए अपन तुरंत रखें तो ठीक रहेगा। जैसे पुलिस वालों के लिए अपन क्या करते हैं भाई, हेलमेट पहन के नहीं जा रहे हैं, सीट बेल्ट लगा के नहीं जा रहे हैं, तो अपन क्या कैश रखा होता है, धीरे से 500 रुपये दे देते हैं, बस ये होता है प्रिकॉशनरी मोटिव, ठीक है। फिर स्पेकुलेटिव मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब होता है अपने हाथ में कैश रखो, प्राइस बढ़ने वाली है तुरंत अपन ने और रॉ मटेरियल जल्दी खरीद लिया, या फिर हमारा सप्लायर बोलता है भाई अभी जल्दी खरीद लो, 2% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो तुम्हारे पास कैश होगा तो तुरंत खरीद सकते हो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, नीचे पढ़ाऊंगा। फिर है कंपनसेटिंग मोटिव, कंपनसेटिंग मोटिव का मतलब होता है कि बैंक अकाउंट में तुम्हारे पास क्या है, बैंक बैलेंस होता है मिनिमम कैश बैलेंस, बोले तो बैंक अकाउंट में 5,000 मिनिमम डाल के छोड़ना होगा, तो उसको बोलेंगे कंपनसेटिंग मोटिव। कंपनसेटिंग मोटिव मतलब इतना पैसा अपना वेस्ट हो गया, मिनिमम बैंक में 5,000 रुपये या फिर 10,000 डालने ही होते, तो वो अपनी किसी काम के नहीं होते, है ना। तो वो क्या चीज़ है अपनी, वेस्ट हो गया वो अमाउंट, ओके। चलो आ जाओ, ये तुम पढ़ लेना, ये वाला एडवांटेज क्या है, स्पेकुलेटिव मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश। स्पेकुलेटिव मोटिव क्या है तुमको पढ़ लेना, समझा दिया मैंने कि भाई रॉ मटेरियल आप परचेस कर सकते हो रिड्यूस प्राइस पे, अगर अपने पास कैश डला हुआ है तो ठीक है। और अपन कैश रख लो, अगर अपने को डिले बाद में परचेस करना है, क्या अपने को कोई भी प्रोडक्ट है, अपने को लग रहा है कि 1 महीने के बाद इस प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी, तो कैश अभी होल्ड करके रखो, क्योंकि प्राइस कम होगी जब अपन बाई कर लेंगे। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि भाई इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में, इंटरेस्ट रेट कम होगी तो लोन ले लो मार्केट से, इंटरेस्ट वो
इन्वेस्ट कर दो मार्केट में। ओके, मेकअप परचेज, ठीक है, वो 4 पॉइंट है, किसी काम के नहीं, बकवास है, ठीक। आ जाओ, 1 घंटा होने को आ चुका है हमारा। हाँ, अभी 2 चैप्टर्स और बाकी, फटाफट निपटाते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैश की नीड? कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करेंगे हमको कैश की कितनी नीड है? तो पहला भाई मैचिंग ऑफ कैश फ्लोज, कैश फ्लो को मैच करना है। फिर दूसरा भाई शॉर्ट कैश, हमारा कैश शॉर्ट होता जा रहा है। फिर तीसरा भाई कॉस्ट ऑफ एक्सेस कैश बैलेंस। चौथा है अनसर्टेनिटी इन बिजनेस, बिजनेस में अनसर्टेनिटी आ रही है। कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कैश, ठीक है, 5 पॉइंट है। अपने को कैश की कितनी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से फैक्टर्स है वो डिटरमाइन करेगा, कौन कौन से फैक्टर्स है वो बताएगा मुझे कैश की इतनी रिक्वायरमेंट है। तो पहली चीज है कैश फ्लो को मैच करो, इनफ्लो हमारा ज्यादा होना चाहिए, आउटफ्लो हमारा कम होना चाहिए। फिर दूसरी चीज है शॉर्ट कैश, अगर हमारे पास कैश कम पड़ेगा तो लोन लेना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट वगैरह लगेगा, इसलिए कि भाई कैश की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना सफिशिएंट कैश रखो। फिर तीसरी चीज है कॉस्ट ऑफ एक्सेस कैश बैलेंस, एक्सेस अगर अपने पास कैश डला हुआ है तो उसकी भी अपनी अपन अपॉर्चुनिटी लॉस हो रही है, इन्वेस्ट कर देते तो अपने को इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होता है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी लॉस हो रही है। फिर उसके बाद अनसर्टिनिटी इन बिजनेस, हमारे पास कितनी अनसर्टिनिटी आ सकती है बिजनेस में, कितना नुकसान हो सकता है, तो उस हिसाब से अपने को कैश रखना होगा। फिर फिफ्थ है कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कैश, कितना दे रखा हुआ ऑपरेटिंग कैश में, हाँ स्टाफ वगैरह को पेमेंट वगैरह ये सब चीज करना है, तो वो सब चीज समझ के कितनी नीड है, कितना कैश रखना है, सब रखें, ठीक है। ये पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए मैंने वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दिया। चलो, और अगर कोई लेक्चर वाला स्टूडेंट देख रहा है तो लेक्चर में तो सारे लेक्चर्स तुमको पता है ना, लेक्चर में सारे सीक्वेंस में सारी चीजें अवेलेबल है। ओके, फिर आते हैं अपन मार्केट डायनामिक्स। मार्केट डायनामिक्स क्या होता है? मार्केट के कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, मार्केट डायनामिक्स मतलब कुछ फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। क्या लिखा है पहला पॉइंट? मार्केट डायनामिक्स आर फैक्टर्स दैट अफेक्ट करते हैं बिजनेस के मॉडल, हमारे जो बिजनेस का मॉडल है उस पर इम्पैक्ट करेगा। आप पढ़ सकते हो मार्केट की कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, प्राइस ऑफ ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, हड़ताल वगैरह हो जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब चीज़ क्या बोलते हैं अपन? मार्केट डायनामिक्स है। तो कितने टाइप्स के मार्केट के डायनामिक्स हो सकते हैं? तो पहला है कस्टमर, कस्टमर इम्पैक्ट कर सकता है, प्रोडक्ट कर सकता है, कंपटीशन कर सकता है, टाइमिंग कर सकता है, फाइनेंशियल कर सकता है, टीम कर सकता है। डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि हमारा रिवीजन है। चैप्टर नंबर 9 है, सिर्फ नॉट इम्पोर्टेंट चैप्टर, सिर्फ इसको रीड करना था, ओके। के अलावा और कुछ चीज़ है नहीं है, चलो आप। चैप्टर नंबर 10, 10 में क्या बोला था भाई? व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हमारे डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, हम लोग डेवलपमेंट फेज में। स्टार्टअप, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें डेवलप कर रही हैं। तो उनका करंट ट्रेंड क्या है? तो पहला क्या भाई? लॉन्च ऑफ स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया करके गवर्नमेंट की इनिशिएटिव मैंने तुमको बताया था, वो स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। दूसरी चीज़ें इंक्रीजिंग स्पेंड ऑन सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, इससे हमारा एडवर्टाइजमेंट बहुत सस्ता हो गया। इसी चीज़ें ग्रोथ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजीज आती चली जा रही हैं, इससे हमारा मार्केट, इससे हमारा बिजनेस आराम से ग्रो कर रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है। चौथा भाई माइक्रो इन्फ्लुएंसेस आर हेल्पिंग ड्राइव सेल्स, माइक्रो इन्फ्लुएंस का एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मामा अर्थ करके आया हुआ है, MAMA, मामा अर्थ करके आया हुआ है, इसने अपने प्रोडक्ट का क्या किया? कैरी मिनाटी हो गए, बड़े बड़े जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हो, जितने भी हमारे यूट्यूबर्स थे, सबसे ऐड कराना स्टार्ट कर दिया, तो आराम से फेमस हो गया, बहुत जल्दी फेमस हो गया। तो क्या है माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स? मतलब माइक्रो जो इन्फ्लुएंसर, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स हो गए, या फिर हमारे आसपास के जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, माउथ टू माउथ उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? पब्लिसिटी करना स्टार्ट किया, तो यहाँ से हमारे बिजनेस को बूस्ट मिलना स्टार्ट हुआ। लास्ट है ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर की कम्युनिटी, एंड एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी आर इवॉल्विंग। क्या हुआ कि ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर की कम्युनिटी, जो हमारी आसपास की जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी कम्युनिटी ग्रो होना स्टार्ट हुई, मतलब कि भाई मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तुम भी एक एंटरप्रेन्योर हो, तो हम आपस में आके डिस्कस कर रहे हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे अपन आगे बढ़ सकते हैं, वो सब चीज़ें। जैसे 5 पॉइंट्स थे, तो मैंने तुमको कीवर्ड दिया हुआ था। क्या कीवर्ड था मेरे भाई? सबसे पहली चीज़ स्टार्टअप, हमने स्टार्टअप खोला, स्टार्टअप को कैसे हमने फिर सोशल मीडिया पे हमने उसको आगे ऐड किया, ठीक है, ऐड किया, और हमने नई नई टेक्नोलॉजीज का लगाया, टेक्नोलॉजीज लगा के क्या हुआ? लोग बाग इन्फ्लुएंस हुए, इन्फ्लुएंस हुआ तो हमारा ग्रोथ हुआ। ये कीवर्ड था, सॉरी कीवर्ड बोला, निमोनिक था। क्या निमोनिक था भैया? करंट ट्रेंड कौन कौन से एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए? तो पहला है कि मैंने स्टार्टअप चालू किया, स्टार्टअप को मैंने सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट किया, फिर मैंने नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया, टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके मैंने क्या किया? इन्फ्लुएंस किया टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके इन्फ्लुएंस हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या? मेरी ग्रोथ होने स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो 5 पॉइंट थे, 5 पॉइंट फटाफट बता दे रहा हूँ। लॉन्च ऑफ स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप है तो स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ, फिर सोशल मीडिया है तो इंक्रीज करना है स्पेंड ऑन सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग।
इसके अंदर एक एक दो दो लाइन लिखना है तुमको। फिर टेक्नोलॉजी, ग्रोथ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। फिर है भैया इन्फ्लुएंसेस, माइक्रो इन्फ्लुएंसेस आर हेल्पिंग ड्राइव सेल्स। ओके, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह अपने को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। फिर लास्ट है ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी। ठीक है, ये हमारे 10 चैप्टर थे। मॉड्यूल नंबर 2 मेरा कंप्लीट हो चुका है। चलो बाय बाय, टेक केयर।